1977 की बात है। एक आदमी अपनी सारी जमा पूंजी जो कि करीबन 1 लाख रुपए होती है उसे लेकर मुंबई जाता है और वहां पर अपने लिए घर बनाता है। आज 2022 में जब वो अपना घर बेचने निकलता है तो उसकी वैल्यू लगाई जाती है 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख के बीच में। तो अब आप बोलेंगे वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 45 साल में पैसे लगभग 150 गुना से भी ऊपर हो गए। तो अब चलिए इसी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। यदि वही बंदा अपने सारे के सारे पैसे जब 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया था उसमें लगा देता तो उनकी आज वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए से भी ऊपर होती। यदि वही के वही सारे पैसे वो बंदा 1979 में जब विप्रो का आईपीओ आया था उसमें अगर लगा देता तो उनकी वैल्यू पता है कितनी होती? क्या आप गेस कर सकते हो? उनकी वैल्यू आज के समय में होती लगभग $1 बिलियन, यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब आप बोलोगे कि शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक जवाब है। यदि आप जब 1979 में सेंसेक्स रिलीज हुआ था उसमें भी यदि अपने वो सारे 1 लाख रुपए लगा देते तो आज के समय में उनकी वैल्यू होती लगभग 5 करोड़ 80 लाख। सो हे गाइस, मैं हूं कपिल। स्वागत है आपका आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट में कौन ज़्यादा बेहतर है और आपको किसके साथ में जाना चाहिए। पर देखिए, आखिरी में फैसला तो आपका है कि आपको किसके साथ में जाना है। मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ और दोनों के बीच में जो ज़्यादा मेन डिफरेंसेस है उनको आपको बताना चाहता हूँ। फिर आप फैसला लीजिए कि आपको किसके साथ में जाना है। चलिए उसके पहले हम क्विकली इन दोनों को जान लेते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट में आप दो तरीकों से पैसा कमा सकते हो। पहला है आप आपकी प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पर दे दो और उससे हर महीने आपको सैलरी की तरह इनकम आती रहेगी। और दूसरा तरीका है आप उस प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड करो। इसके अलावा आप उस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कर दो और छोटे छोटे घर बनाकर, लाइक जैसे फ्लैट बनते हैं मल्टी में, वैसे बना दो और उसके बाद में बेच दो। आप इन तीनों तरीकों से इसमें इनकम अर्न कर सकते हो। पर यदि आप रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आप डेफिनेटली उसमें ज़्यादा रिटर्न कमा लोगे और उसके साथ में भी आप रेंट इनकम भी कमा लोगे। इसके बाद में यदि हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी आप दो तरीकों से पैसे कमा सकते हो। पहला है ट्रेडिंग करके और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके। देखिए, अगर आप बिगिनर हो तो मैं ट्रेडिंग के लिए तो आपको बिल्कुल मना ही करूंगा। ना ही आप दूसरों की सलाह पर इन्वेस्टमेंट करिए और ना ही किसी के कहने पर ट्रेडिंग कीजिए। आप खुद की रिसर्च कीजिए और अगर रिसर्च नहीं हो तो आप सीधी सीधी बात है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जो कि आपके पैसों को अच्छा खासा ग्रो जरूर कर देगा। इनके अलावा एक थर्ड कंसेप्ट भी आता है REIT, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर यह बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही है कि आपने रियल जो भी REIT होते हैं उनके शेयर्स खरीद लिए और उनको अपने पास होल्ड करके रखा और धीरे धीरे उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर इस वीडियो में हम स्पेशली स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट को कंपेयर कर रहे हैं। खैर, REIT का अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं तो वो भी मैक्सिमम 10.6% से ज़्यादा नहीं है। तो ये तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है। जब मैं आपको स्टॉक मार्केट के रिटर्न बताऊंगा तब आप चौंक जाओगे। इसलिए चलिए अब बात करते हैं की डिफरेंसेस के ऊपर, जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं रिटर्न के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन तो वही रखता है। तो यदि बात करें हम रियल एस्टेट के 40 साल के रिटर्न की तो वो है लगभग 10 से 12% के बीच में। जबकि वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की बात करें तो वो है लगभग 14 से 18% के बीच में। तो अब आप बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है जो कि रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न ला रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास में 3 मेनली खर्चे आते हैं। एक है रेंट, लेबर और थर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस ग्रोथ करवाना है तो उसको सीधी सी बात, रेंट, लेबर और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उन सबको बीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में ही तो उसका रियल प्रॉफिट आएगा। इसलिए यदि रेंट हर साल अपने देश में 10% से इंक्रीज हो रहा है तो जरूरी है कि वो 10% ज़्यादा तो रिटर्न लाएगा ही सही। और इसी के कारण स्टॉक मार्केट का रिटर्न रियल एस्टेट से ज़्यादा है। चलो, ये तो हो गई रिटर्न्स की बात। अब बात करते हैं फ्लक्चुएशंस या फिर कहे तो रिसेशंस के बारे में। तो आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें तो फ्लक्चुएशंस बार बार आते रहते हैं। जबकि वहीं रियल एस्टेट में तो एक ही बार अभी तक रिसेशन आया है, वो भी 2008 में। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशन है आपके पास में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेंगे उसमें आपको मौका मिलेगा कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स सस्ते में खरीद सकते हो। लाइक अब जब कोविड के टाइम पर स्टॉक मार्केट 28,000 पे गया था, यदि आप उस समय इन्वेस्टमेंट कर देते तो अभी तक आपके पैसे डबल हो चुके होते।
जबकि रियल इस्टेट के बिजनेस को देखे हुए कि जब 2019 में था और अब 2022 आ चुका है, पर वो रियल इस्टेट का मार्केट अभी भी गिरा हुआ ही है। मतलब कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड करेगा ही नहीं। तो फ्लक्चुएशंस आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। ऐसा होता है कि जैसे आप मॉल में जाते हो और आपको मिलता है 50% ऑफ किसी चीज़ पर, उसी प्रकार होता है फ्लक्चुएशंस, जो कि आपको मेरे हिसाब से आपके रिटर्न इनहेंस करने में मदद करेगा। और वारेन बफेट भी तो कहते हैं कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो। अब बात करते हैं इनकम के ऊपर। यदि आप रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप उसमें आराम से रेंटल इनकम कमा सकते हो, वो भी हर महीने, ना ही कोई ज़्यादा झंझट के। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको डिविडेंड तो मिलेंगे, पर वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी खराब गया तो हो सकता है वो कंपनी डिविडेंड्स देना सही ना समझे। इसलिए यदि आप बस एक स्टेबल इनकम के लिए सोच रहे हो कि हाँ मेरे को सैलरी की तरह इनकम आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप रियल इस्टेट के साथ में जा सकते हो। पर खैर, इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, तो आप उनको भी एक बार कंसिडर कर सकते हो। पर अगर इस पॉइंट की मैं खास बात करूँ तो यहाँ पर रियल इस्टेट क्लियरली विनर है, क्योंकि लंबे समय में देखा गया है कि जो कंपनियां डिविडेंड पे कर रही है वे फिर बाद में अपना परफॉर्मेंस खराब कर देती है, क्योंकि अधिकतर अमाउंट तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ही बांट देती है। अब बताइए, कंपनी अपने खुद के अंदर पैसे नहीं लगाएगी तो वो ग्रोथ कैसे करेगी। चलिए अब बात करते हैं लोन के ऊपर। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी बैंक के पास में लोन लेना चाहते हो, आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट एक रियल प्रॉपर्टी है, यानी कि टेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको देखने के बाद में वो बैंक आपको लगभग 80 to 85% प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आपको लोन असाइन कर सकती है। यदि आप 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने गए तो आपकी जेब से आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा कर ही बाकी की सारी रिस्क बैंक के नाम पर करके आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हो। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक कोई भी लोन देना नहीं चाहती। तो यदि आप इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर रियल इस्टेट एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है, क्योंकि रियल इस्टेट में यदि आपके पास में 20% भी पैसा है तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अपने घर पर ला सकते हो, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। इसके साथ में अगला डिफरेंस आता है टैक्स का। और टैक्स में अगर बात करूँ तो क्लियरली विनर है रियल इस्टेट, क्योंकि रियल इस्टेट में जो भी आपको लोन मिला है उस पर तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में भी यदि उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो उस पर भी आपको लोन के इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलेगा ही सही। और यदि आप हाउस होल्ड भी हो, यानी कि नॉर्मल आपने घर अपने खुद के लिए बनाया है, तो भी आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगा। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बस सिर्फ आपको जो पहले 1 लाख रुपए आप इनकम अर्न करोगे उस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बाकी के जितने पैसे आएंगे उन पर आपको टैक्स भरना ही है। तो यहाँ पर तो क्लियरली विनर है रियल इस्टेट। चलिए अब एक बात करते हैं एक मेजर पॉइंट के बारे में, जो है लिक्विडिटी, यानी कि अपनी एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो यदि हम स्टॉक मार्केट में देखें तो यदि मेरे को पैसों की जरूरत है तो मैं आज अपने शेयर बेचूंगा, कल 12 बजे तक मेरे अकाउंट में मेरे सारे के सारे पैसे क्रेडिट हो सकते हैं। पर रियल इस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल इस्टेट में यदि आप एवरेजली भी एक प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 महीना तो लग ही जाएगा उसके पेपर वर्क्स, लीगलिटी आदि चीज को निपटाने में, और उसके बाद में भी प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत मिले जरूरी नहीं है। तो यदि लिक्विडिटी आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह है। इसके अलावा बात आती है मेंटेनेंस के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी मेंटेनेंस फीस डीमेट अकाउंट होल्डर है उसको ही देना पड़ते हैं, वो भी मिनिमम 300 से 500 हज़ार रुपए। जबकि रियल इस्टेट में ऐसा नहीं है। इसमें आपको यदि आपका घर है तो उसको वापस पेंट वगैरह करवाने में अच्छा मजे का मेंटेनेंस खर्चा लग जाता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यदि लीगल इश्यूज पर बात करें तो स्टॉक मार्केट में लीगलिटी है तो सही, पर वो सारे के सारे आपके बिहाफ पर आपका ब्रोकर हैंडल करता है, ना कि आपको कोई झंझट लेने की जरूरत है। जबकि रियल इस्टेट में सारे के सारे लीगल इश्यूज आपको ही देखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं पैसों की। यदि आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं तो आप रियल इस्टेट में जा सकते हो, पर यदि आपके पास में कम पैसे हैं तो आप रियल इस्टेट की तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी लगभग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा लगेगा, जब जाकर आपके पास में एक प्रॉपर्टी आएगी। खैर, यदि आपके पास में 4 लाख रुपए भी है तो आप उससे रियल इस्टेट में लगभग 40 लाख तक की प्रॉपर्टी उठा सकते हो। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास जितने अमाउंट है उतने की प्रॉपर्टी ले सकते हो। खैर, स्टॉक मार्केट में यदि हम डेरिवेटिव के कंसेप्ट में जाए तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप रिलायंस के 7 लाख के शेयर 2 लाख में ले सकते हो, पर उनको वो थोड़े कम समय के लिए होता है। तो इसलिए यदि आप अमाउंट की बात करोगे, यदि आपके पास में कम अमाउंट है तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट को चूज करो, और यदि आपके पास में ज़्यादा अमाउंट है तो आप डाइवर्सिफाई हो जाओ। अब बात करते हैं चलिए डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। यदि आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप उसमें
स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो थोड़े थोड़े अमाउंट की, पर वहीं बात करें रियल इस्टेट की तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख में आपको 10 प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पर खैर, यदि आपके पास में अमाउंट ज़्यादा है तो आप आराम से डाइवर्सिफाई हो सकते हो। सो गाइस, इन की पॉइंट्स के बारे में यदि मैं श्योर शॉर्ट समरी बनाऊं, यदि आपके लिए लिक्विडिटी, आपके पास अमाउंट कम है और यदि आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पर यदि आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, उसके साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, आप लोन भी ले सकते हो, उसका भी बेनिफिट चाहिए, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपके लिए रियल इस्टेट बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और बात करें यदि वीडियो के कंक्लूजन की, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। लाइक यदि स्टॉक मार्केट अभी कम पर चल रहा है, लाइक रिसेशन में, तो आप उस समय सीधी सी बात है स्टॉक मार्केट में कूद जाइए और अपने पैसे लगा दीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न दे। जबकि यदि मान लीजिए 2008 जैसा क्रैश होता है रियल इस्टेट में, तो आप सीधी सी बात है रियल इस्टेट में घुस जाइए और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है अपॉर्चुनिटी की, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और यदि बात करूँ मेरी, तो मेरा रियल इस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे सारे के सारे पैसे स्टॉक्स वगैरह में ही लगे हैं। और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की एक और खासियत ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको रियल इस्टेट से ज़्यादा रिटर्न देंगे। पर रियल इस्टेट के साथ में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको लोन आराम से मिल जाएगा, उस लोन से आप लेवरेज कर सकते हो, और यदि आप लेवरेज को समझ जाओगे तो आप आराम से रियल इस्टेट से इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट को बीट कर सकते हो। अब आपके हाथ में है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। और यदि मैं आपको एक सजेशन दूँ, आपके पास जितने पैसे हैं उनमें से आधे रुपए के आप इंडेक्स फंड खरीद लो और आधी की निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीद लो, क्योंकि इन दोनों में आपको ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके अलावा भी आप अच्छा खासा रिटर्न बना लोगे। खैर, फैसला आपका है। सो है गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं किन टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।